हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नंबर चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर को ही पढ़ेंगे और जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम यहाँ पर कुछ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैव प्रक्रम चैप्टर में कुल 90-95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 90-95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसलिए हम 2 वीडियो या 3 वीडियो बना करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम खत्म करा देंगे जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित। तो फिलहाल हम लोग आज इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि दूसरे वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। यदि आप लोग पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या फिर सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग लाइव चैट में बताते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, परमेशियम में कि यूग्लिना में कि अमीबा में कि इनमें से कोई नहीं। बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप लोग जानते हैं तो लाइव चैट में बताते चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अमीबा, यूग्लिना, परमेशियम, ये सारे जो जीव होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनमें कोशिका की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 या 3 एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए तो आप लोग अमीबा, यूग्लिना, परमेशियम ये सब लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में होता है कि दिन में होता है कि दिन और रात दोनों में होता है कि सुबह शाम होता है। देखिए साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ष में पूछा गया है। जो पहला नंबर आपको क्वेश्चन बताया वह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह 2015 में पूछा गया है। जो जितने सारे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी दिन में ही होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है। यह क्वेश्चन 2015 में भी और 2017 में भी पूछा गया है। तो बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है कि नीला होता है कि लाल होता है कि सफेद होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला निम्नलिखित में जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा रोग है जो कि रक्त में आयरन की कमी से होता है। 2014 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आप लोग जानते होंगे कि कवक, शैवाल ये सब कुछ प्राणी होते हैं जो कि मृतजीवी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। 2014 में भी और 2019 में भी पूछा गया है। तो 19 में पूछा गया, इसलिए आशा है कि यह 2021 में भी पूछा जाए। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होती है। तो पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम आपको स्वपोषी का मतलब भी बताए थे, परपोषी का मतलब भी बताए थे और मृतजीवी का भी मतलब बताए थे। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि जो अपना पोषण खुद करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसको परपोषी कहते हैं। और मृतजीवी उसको कहते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर कवक हो गया, शैवाल हो जाता है, सभी मृतजीवी पोषण का उदाहरण होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है, वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है। बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है।
पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? 2013 और 2020 दोनों साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013 और 2019 में पूछा गया है। जितने सारे भी क्वेश्चन 17, 18, 19 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का बहुत अधिक चांस है कि 2021 में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा चीज आवश्यक है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, इनमें से सभी? 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण मतलब अपना पोषण खुद कर रहा है, तो यदि अपना पोषण खुद कर रहा है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज से कि डिक्टियोजोम से? बताइए, 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में कि वर्णी लावक में कि श्वेत रक्त कण में? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बार बार बताए हैं कि मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए, जब आदमी कोई काम करता है या फिर दौड़ता है तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में अधिक बार धड़कता है। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि एवरेज मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि विश्राम की अवस्था में, मतलब कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कभी भी दौड़ नहीं रहा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली ऐसे धड़कन जो है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यदि विश्राम की अवस्था में है तो 72 बार धड़केगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर दौड़ने लगेगा या फिर कोई काम करने लगेगा तो 72 से अधिक हो जाएगा, वो तो 100 से भी पार हो जाता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर होता है कि ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जाइलम द्वारा क्या होता है कि जल का वहन होता है। आप लोग को हम बताए हैं कि पौधों में जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का वहन होता है। तो यहाँ पर जाइलम के द्वारा पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे धरती से अपना जल ग्रहण करते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो जब धरती से लेकर के ऊपर तक पहुंचा रहा है तो इसका मतलब है कि होगा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? 2016 और 2020 दोनों साल यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? रक्त की, श्वेत ग्रंथि की, वृक्क की, अग्नाशय? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम बताए हैं कि जो वृक्क होता है वह मनुष्य में उत्सर्जी अंग होता है जो कि उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, तो हो सकता है कि 21 में भी पूछा जाए। ध्यान रखिएगा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? हम आपको बायोलॉजी के पहले नंबर चैप्टर में जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बहुत ही विस्तार से बताए थे कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, कैसे अपने भोजन को वह पकड़ता है। उसी चीज को यहाँ पर पूछ रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग को पता होगा कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। 14 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि जो दूसरे पर आश्रित है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, कि बी है लिस्मैनिया, कि सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वह परजीवी है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो आंसर ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में कहां पर होता है? आमाशय में होता है कि यकृत में होता है कि छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ध्यान रखिएगा, यह 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ है, यानी कि पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंच में होता है, जिसको कि क्षुद्रांश भी बोला जाता है। आपको हम बायोलॉजी में बताए हैं, और पूरे पाचन तंत्र के बारे में हम आपको बायोलॉजी में बताए थे कि किस प्रकार से भोजन हम लोग मुंह से ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से उसकी संपूर्ण पाचन क्रिया होती है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। आप लोग बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें पहले नंबर चैप्टर में हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल छोटी आंत, जिसको कि क्षुद्रांश भी बोला जाता है, वहां पर होता है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कौन से जीव में पाया जाता है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। मनुष्य में कि घोड़े में कि कॉकरोच में कि स्त्री में? तो ध्यान रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? 2018 का क्वेश्चन है। बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। यानी कि जो थायरोक्सिन होता है वह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। हार्मोन का क्या नाम है? तो थायरोक्सिन। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, हरे पौधों में पोषण की विधि होती है। हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? प्राणी समभोजी होता है कि परपोषी होता है कि स्वपोषी होता है कि परजीवी होता है? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 19 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि वह अपना भोजन खुद ग्रहण करते हैं, अपना पोषण खुद से करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कि ऑक्सीजन की, कि क्लोरोफिल की, कि जल की? 20वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 20वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तो वह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। 20वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? धमनी है कि कोशिकाएं हैं कि सीरा है कि बैनाकेव है? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी रक्तवाहिनी बैनाकेव है। ठीक है, 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो बैनाकेव। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है, कैम्बियम में होता है कि कॉर्टेक्स में होता है कि जाइलम में होता है कि फ्लोएम में होता है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पौधों में रसारोहण फ्लोएम में होता है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों में रसारोहण, तो इसका फ्लोएम आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैविक का स्राव किया जाता है। सैविक का स्राव कहाँ से किया जाता है? लार ग्रंथियों के द्वारा कि छोटी आंत के द्वारा कि अग्नाशय के द्वारा कि यकृत के द्वारा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सैविक का स्राव छोटी आंत के द्वारा होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सैविक का स्राव कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। यानी कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद क्या है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक क्या है?
पानी है कि दूध है कि ग्लूकोज है कि लवक है? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक ग्लूकोज है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 बेस में पाए जाते हैं कि 4 बेस में पाए जाते हैं कि 5 बेस में कि 2 बेस में? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। अब चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। मानव रक्त के 100 ml में, यानी कि जब 100 ml हम लोग मानव का खून लेंगे तो उसमें यूरिया की मात्रा कितना होगा? 100 mg यानी कि 100 मिलीग्राम होगा कि 20 mg होगा कि 30 mg होगा कि 40 mg होगा? 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि हम लोग 100 ml मानव रक्त लेंगे, मानव का खून हम लोग यदि 100 ml लेंगे तो उसमें यूरिया की मात्रा कितना होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है, यानी कि 20 मिलीग्राम होता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं, यानी कि हमारे शरीर में जो कुछ भी हलचल हो रहा है उसकी विभिन्न सूचनाएं मस्तिष्क को जब प्राप्त होती है तो वह मस्तिष्क में किस रूप में संचित होता है? चेतना के रूप में कि आवेग के रूप में कि उद्दीपन के रूप में कि संवेदना के रूप में? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित होती है। उद्दीपन के रूप में 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? यहाँ पर वैज्ञानिक कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 2019 में पूछा गया था कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर। ध्यान रखिएगा, खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है कि ट्रिप्सिन करता है कि लाइपेज करता है कि एमाइलेज करता है? बताइए, 30वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? प्रक्रिया की जगह यहाँ पर प्रतिक्रिया लिखा गया है, जो कि गलत है, प्रक्रिया होगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है कि भौतिक है कि रासायनिक है कि प्राकृतिक है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। 32 नंबर, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है। ऊपर में हम आपको बताए थे कि जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि जाइलम का कार्य होता है कि वह पेड़ पौधे के संपूर्ण भाग में जल का वहन करता है, यानी कि जल को पहुंचाता है। और फ्लोएम के बारे में बताए थे कि फ्लोएम का कार्य होता है कि वह पौधे के संपूर्ण भाग में भोजन को पहुंचाता है, वह भोजन का वहन करता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जाहिर सी बात है, जब भोजन का वहन करता है तो पादप में फ्लोएम भोजन का संवाहक होता है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? आप लोग के मुंह में लार होता होगा, सारे मनुष्य के मुंह में लार होते हैं। तो उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज की गैस्ट्रीन होता है कि टाइलिन होता है कि पेप्सोजेन होता है? बताइए, 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन, यानी कि टाइलिन नामक एंजाइम ही लार में पाया जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अग्नाशयिक रस में, यानी कि जो रस अग्नाशय में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? यानी कि जो रस अग्नाशय में पाया जाता है जिसको कि अग्नाशयिक रस बोलते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऊपर में हम लोग देख लिए कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 34 नंबर में कि अग्नाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अग्नाशयिक रस में एमाइलेज एवं माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, यानी कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है? अमाशय में कि पक्वाशय में कि बड़ी आंत में कि इलियम में? 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां होता है? तो इलियम में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन की, कार्बोज की, विटामिन की, वसा? 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोज उत्पन्न होता है? 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोज उत्पन्न होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल की, पर्णहरित की, सौर ऊर्जा की, CO2? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। ऊपर में भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे ना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निष्कासित होता है, तो उसका आंसर जल होता था। और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा घुमा करके पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो इसका भी आंसर जल ही हो जाएगा। अब चलिए 38, 39 और 40 तीन क्वेश्चन और बच गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो 38वां नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? हम लोग सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, कि छोटी आंत से, कि इनमें से कोई नहीं? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो पीत रस होता है वह यकृत से स्रावित होता है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पीत रस होता है वह यकृत से स्रावित होता है। 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन की श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया के दौरान निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का, कि ऊर्जा का, कि एंजाइम का, कि प्रकाश का? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो चलिए कुल 40 क्वेश्चन हम आपको अभी तक इस चैप्टर में बताए हैं। शेष इसमें 50 या 55 क्वेश्चन और बच गए हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो कुल मिलाकर के 90-95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी के पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है, जो कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हों सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।